हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों ये सेट नंबर 3 वीडियो है। हमने आप सभी को सेट 1 सेट 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल आप सभी को लगातार BHU से रिलेटेड जानकारी सूचनाएं प्रोवाइड कराता रहता है। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को वीडियो नोटिफिकेशन टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहे। दोस्तों आप अगर एंट्रेंस एग्जाम 2021 में BA आर्ट एंड सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा चलाए गए इस ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपको इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, फिर कॉल करना है, जिससे कि सारी जानकारी बता दी जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को वहाँ पर अपडेट्स मिलती रहे और आपका काफ़ी सारा हेल्प होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो का PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगा। और हमारे BHU स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आप सभी को हमारा ऐप BHU स्टडी कैपिटल फ्री में मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे कोर्स का जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो ऐप पर ही चलती हैं। आपको अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो इस पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, जिससे कि सारा प्रोसेस आप सभी को बता दिया जाए। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने सेट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका मैं सही आंसर इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो पहला क्या मैंने पूछा था, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन था गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कौन सा है, कानपुर है। नेक्स्ट मैंने पूछा था महलों का शहर किस भारत के शहर को कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था रात की रानी किस ग्रह को कहते हैं, यानी किस ग्रह को कहा जाता है रात की रानी। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को अनेकों नाम से जाना जाता है, कई नाम है इसके, कई नाम इसको कहा जाता है, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके भी आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा ऐसे। तो चलो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, और भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य केरल है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में केरल, और केरल नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है गन्ने का, केरल उत्पादन करता है रबड़ का, और जो पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, आप लोग को कमेंट में बताना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसने हुमायूंनामा लिखा था। निम्नलिखित में से किसने हुमायूंनामा लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम। नूरजहां को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे, ये जहांगीर की पत्नी थी, और जो मुमताज़ महल थी ये शाहजहां की पत्नी थी, और मुमताज़ महल के याद में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। अलबरूनी को आप लोग जानते हैं, अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आया था दोस्तों ये भारत में, और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। 16वां आक्रमण जो था महमूद गजनी का, वो सोमनाथ मंदिर पर था, जो बहुत फेमस है। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल रहते कि 17 बार आक्रमण किया था, कहाँ किया था, 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। जी नहीं, उसने 15 बार आक्रमण किया था भारत पर। 16वां जो था आक्रमण उसका सोमनाथ मंदिर पर, और 17 जो था वो भारत के जाटों के विरुद्ध था। क्यों था, क्योंकि जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, धन लूटा था, मूर्तियों को तोड़ दिया था, तो रास्ते में जाट
सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर खड़े हो गए उसके सामने और उससे कई सारा धन लूट चुके थे। तो वो जब अपने प्रदेश पहुँचा, गजनी देश पहुँचा, तो वहाँ पर सोच रहा था कि जाटों को हमें सबक सिखाना है। तभी वो वापस आया था भारत में 1 साल बाद, और वो जो आक्रमण किया था वो 17वां आक्रमण था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर दोस्तों वीडियो बड़ी होगी तो आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? 9 राज्य स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से राज्य हैं। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए ये 9 राज्य हैं। और जो तट रेखा वाला सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से स्थित हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्य आप लोग जानते हैं आर्य कौन थे? जिन्होंने वैदिक सभ्यता का वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, वही आर्य हैं। तो ये भारत में किस दर्रे से होकर के आए? दर्रा आप लोग समझ रहे हैं, जैसे इस प्रकार से ऐसे पहाड़ होता है, पहाड़ियाँ होती है ना, तो जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडियन ज्योग्राफी में आप सभी को पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ना भी होगा। तो आर्य जो किस दर्रे से होकर के आए थे? ये खैबर दर्रे से होकर आए थे। अब आर्य जो आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। इनमें कई सारे विद्वानों के मतभेद है कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे, कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है, लेकिन जो सबसे सटीक है वो मध्य एशिया है, मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया। ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मैक्स मूलर ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया है, तो कहाँ का बताया है? मध्य एशिया का। ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया वही जो दोस्तों ईरान, इजराइल, तुर्की और टर्की, ये सारे देश हैं, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारा जो देश है दोस्तों वो है मध्य एशिया का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों उससे पहले एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर्य हमारे देश में ग्रामीण सभ्यता का विकास किए थे या फिर ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किए थे, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, वो कब हुआ था? ये 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, 1500 ईसा पूर्व में। और कब तक रहा था ये रहा था 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक रहा था। वैसे तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता था, ऋग वैदिक सभ्यता। और जो 10 यानी 1000 से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता 2 पार्टों में थी ना। तो जो एक क्या थी, एक थी 1500 से लेकर के 1000 तक, इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं और इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व के बाद से 600 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक दोस्तों क्या रहा था? ऐतिहासिक काल था। तो आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, उत्तर जब कभी भी किसी भी सभ्यता या किसी भी वंश में जब उत्तर लग जाए, जैसे मौर्योत्तर काल, तो इसका मतलब है, उत्तर लगने का मतलब होता है कि उस सभ्यता या वंश का अंत होना, अपने अंतिम चरण पर है। तो वैदिक सभ्यता का भी अंतिम चरण आया था, तो उसे उत्तर वैदिक काल की कैटेगरी में रखा गया। तो आप लोग याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता का जो समय काल था, यानी कि टाइम पीरियड, वो कब से कब तक था? तो वो भी आप लोग जान लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक रहा, 1750 बीसी तक रहा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग यही बोलेंगे कि पढ़ाते कम क्वेश्चन है और जब बोलते ज़्यादा हैं। दोस्तों, मैं अगर हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊं तो आप सभी को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। तो क्या है कि मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, निम्नलिखित में से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
यहाँ पर दोस्तों मैंने ये नहीं लिखा कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड नेशनल पार्क में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दोस्तों हेलिना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है और भी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। केरल में कौन सा नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो सकता है, पेरियार नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में दोस्तों 11 नेशनल पार्क हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है, और सर्वाधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में ही। और तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन में रहा था, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, और उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया गया था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मध्य प्रदेश में गृह मंत्री एक महिला को बनाया गया था, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष है उनका नाम है शक्तिकांत दास, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ, ये दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसने किया था, भारत का सबसे बदनाम वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने भारत में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, 1905 में किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, भारत में जो संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय का निर्माण हुआ था वो लॉर्ड कर्जन ने ही कराया था। कहाँ पर कराया था, कोलकाता में, कोलकाता में कराया था। ठीक है, और भारतीय संग्रहालय, इंग्लिश में इसको म्यूज़ियम बोलते हैं, इंडियन म्यूज़ियम। और ये क्या काम करता है, जो संग्रहालय है ये पुरातत्व स्रोत को एकत्रित करता है और उन पर रिसर्च करता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इसी संग्रहालय के माध्यम से ही हुई थी। ये आप लोग को जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया जाएगा तो बता दिया जाएगा, जो पैड कोर्स में है उन्हीं स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दिल्ली स्थित है, दिल्ली स्थित है, आप लोग याद रखिए। और गोदावरी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये नासिक शहर के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा जो है दोस्तों, ताप्ती, यहाँ ताप्ती है दोस्तों, नर्मदा नहीं है। नर्मदा जो है ये गुजरात में है और ताप्ती भी गुजरात में है। तो ताप्ती के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो सूरत स्थित है, सूरत। और दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में ही लगाई थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, एक मिनट अगर आप लोग दे तो हम नक्शा बना लेते हैं, भारत का मैप बना लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत, और हम यहाँ पर समझाने वाले हैं आप सभी को कि भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है, यहाँ पर कुछ बड़ा सा बन गया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, यानी कि पूर्व में सबसे पूर्वी बिंदु, तो यहाँ पर स्थित है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों वलांगू बोलते हैं। ठीक, और जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसका नाम है
इंदिरा कॉल जो यहाँ कश्मीर में स्थित है, इंदिरा कॉल। और भारत का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है उसका नाम है सरक्रिक जो गुजरात में स्थित है यहाँ पर। तो देखिए लोकेशन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो मैप है ये मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, उसी में लेकर के गया हूँ आप सभी को, क्योंकि अभी आप सभी को दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ये देखिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द। कुछ इस प्रकार से मैं पीडीएफ बनाता हूँ, एनिमेशन लगाता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, बट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? आप लोगों ने मैप में भी देख लिया। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए कमेंट में। इंदिरा पॉइंट उससे पहले जो था। और भारत का जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है उसका नाम है दोस्तों कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। बहुत लोग कन्याकुमारी में ही फंसे रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी पॉइंट है, और सरक्रिक जो है दोस्तों ये क्या है, सबसे पश्चिमी पॉइंट है। और वलांगू ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत का पूर्वी पॉइंट है, ठीक है। चलो आज के लिए दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन। बस मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये आप लोग को कमेंट में बताना है। आप लोग बताइएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप सभी के लिए और भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, डीआरडीओ को स्थापना, अच्छा चलिए आप लोग बता दीजिएगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये 3 क्वेश्चन आप सभी को बनाना है। और 3 क्या दोस्तों, मैंने 4 बता दिया कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है और इसका स्थापना कब हुआ था। ये आप लोग को कमेंट में बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को कोशिश करूँगा कि सही तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट में बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।